नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बेहद पेचीदा और दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं। आज की हमारी ये चर्चा द्वितीय विश्व युद्ध के दस्तावेजी तथ्यों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे करिश्माई नेता सुभाष चंद्र बोस के इर्द गिर्द बुनी गई अनगिनत कहानियों के बारे में है। एक तरफ हमारे पास मेडिकल और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा मिथक है जिसने दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। इस चर्चा में हम इन अहम बिंदुओं से गुजरने वाले हैं। आईएनए की वापसी, बोस की अंतिम यात्रा, ताइहोकू विमान दुर्घटना, उस मिथक का जन्म जिसने सबको हैरान किया, दशकों तक चलने वाली साजिश की थ्योरीज और अंत में आधिकारिक जांच रिपोर्ट। तो आइए सीधे पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा है आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी की वापसी। द्वितीय विश्व युद्ध अपने आखिरी और सबसे अराजक दौर में पहुंच चुका था। धुरी राष्ट्रों की हार लगभग तय हो चुकी थी और ऐसे में आईएनए को जिन भीषण और थका देने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अप्रैल और मई 1945 का वो दौर सच में बेहद हताशा भरा था। आईएनए अब अपने असल आकार का बस एक छोटा सा हिस्सा रह गई थी और सैनिक पूरी तरह से पस्त हो चुके थे। अप्रैल में सेना को रंगून छोड़ना पड़ा और उसके ठीक बाद भयंकर अमेरिकी बमबारी के बीच सैनिकों को पैदल ही 80 मील का लंबा सफर तय करके मोलमीन पहुंचना पड़ा। फिर मई की शुरुआत में सैनिकों ने ट्रेन से बैंकॉक के लिए प्रस्थान किया। ये सब किसी भी सेना का मनोबल और शरीर दोनों को तोड़ देने के लिए काफी था। और यहीं से शुरू होती है हमारी चर्चा का दूसरा हिस्सा, बोस की अंतिम यात्रा। जब जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी तो अचानक से सब कुछ बदल गया। नेताजी को भारत की आजादी के लिए एक नई रणनीति और एक नए बेस की तुरंत तलाश करनी थी, जो शायद सोवियत संघ हो सकता था। अगस्त 1945 का वो महीना अफरा तफरी और जल्दबाजी से भरा हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया को पार करते हुए जापानी नियंत्रण वाले मंचूरिया तक पहुंचने की एक हताश और तेज कोशिश चल रही थी। ये सफर सिंगापुर से शुरू हुआ, फिर बैंकॉक, साइगोन, ट्यूरेन और अंत में ताइहोकू। हर एक पड़ाव पर अनिश्चितता छाई हुई थी और वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। अब जरा इस संख्या 12 पे गौर करते हैं। साइगोन में मित्सुबिशी K-21 भारी बॉम्बर विमान में लगभग 12 या 13 यात्री ठसाठस भरे हुए थे। इस विमान में बोस और उनके सहयोगी हबीब उर रहमान तो थे ही, साथ ही जापानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई जैसे कई बड़े अधिकारी भी सवार थे। विमान अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा भरा था और ये अतिरिक्त वजन ही आगे चलकर एक बहुत बड़ा और घातक कारण बना। अब हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, ताइहोकू दुर्घटना। 18 अगस्त 1945 को ताइपे में टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास का एक बेहद दुखद पन्ना है। आइए उन घटनाओं पर एक तथ्यात्मक और निष्पक्ष नजर डालते हैं। तो आखिर उस दिन हवा में हुआ क्या था? वहां मौजूद एयरपोर्ट के मैकेनिकों और जो यात्री बच गए थे, उन्होंने अपनी आंखों से विमान को हवा में भयानक रूप से टूटते देखा। टेक ऑफ के ठीक बाद इंजन के बैकफायर जैसी एक जोरदार आवाज आई। बाईं ओर का इंजन और प्रोपेलर विमान से अलग होकर गिर गए। संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। विमान तेजी से दाईं ओर घूमा, जमीन पर आ गिरा और 2 टुकड़ों में टूटकर आग के गोलों में तब्दील हो गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस दिन की खौफनाक वास्तविकता को अस्पताल के कर्मचारियों का आधिकारिक बयान बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखता है। डॉक्टर योशिमी, जिन्होंने बोस का इलाज किया था, उन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया कि कैसे कीटाणुनाशक और सफेद मलहम का इस्तेमाल किया गया। कमजोर पड़ रहे दिल को संभालने के लिए खास तरह के इंजेक्शन दिए गए। सबसे हैरान करने वाली बात जो रिकॉर्ड में दर्ज है वो ये कि इतने गंभीर 3rd डिग्री बर्न्स होने के बावजूद बोस दिमागी रूप से पूरी तरह स्पष्ट और सचेत थे। अस्पताल के कर्मचारियों और 3 डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से बोस कोमा में चले गए। और फिर 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के समय के अनुसार रात 9 बजे से 10 बजे के बीच नानमोन मिलिट्री अस्पताल में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और अस्थियों को टोक्यो ले जाया गया। एक महान ऐतिहासिक जीवन का यहाँ अंत हो गया था। यहीं से हमारी चर्चा का चौथा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, मिथक का जन्म। ये समझना सच में बहुत जरूरी है कि कैसे एक पूरी तरह से प्रलेखित और मेडिकल रूप से प्रमाणित मृत्यु कुछ ही समय के अंदर 20वीं सदी की सबसे बड़ी किंवदंतियों में से एक बन गई। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में आता है, आखिर लाखों लोगों ने ये मानने से इनकार क्यों कर दिया कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है?
इस सवाल का जवाब 1945 के उस युद्धग्रस्त और उथल-पुथल वाले एशिया के राजनीतिक माहौल में छिपा है। देखा जाए तो उस समय लोगों के बीच भ्रम फैलना बहुत स्वाभाविक था। एक तरफ तो आधिकारिक सबूतों की भारी कमी थी, जैसे कि शरीर की कोई तस्वीर नहीं थी, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ था और बोस पहले भी अंग्रेजों को चकमा देकर निकल चुके थे, तो लोगों को लगा वो फिर से गायब हो गए हैं। और दूसरी तरफ था युद्ध के ठीक बाद का पूरी तरह से अराजक माहौल। जापान के अचानक सरेंडर करने से जानकारी का एक बहुत बड़ा खालीपन यानी इंफॉर्मेशन वैक्यूम पैदा हो गया था। साम्राज्य बिखर रहे थे, संचार के साधन ठप थे और इसी खालीपन को अफवाहों ने जंगल की आग की तरह भर दिया। 5वां हिस्सा है दशकों से चली आ रही साजिश की कहानियां। दुर्घटना के बाद के दशकों में कई ऐसे व्यापक सिद्धांत सामने आए जिन्होंने जनता को अपनी ओर खींचा। आइए इन पर एक तटस्थ नजर डालते हैं। दुर्घटना के बाद एक से बढ़कर एक सर्वाइवल थियरी सामने आने लगी। उत्तर बंगाल में किसी ने उनके शौलमारी साधु होने का दावा किया तो उत्तर प्रदेश में उन्हें गुमनामी बाबा मान लिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें सोवियत संघ की एक खुफिया जेल में कैद रखा गया है और यहाँ तक कि चीनी रेड आर्मी के साथ उनके मार्च करने की अफवाहें भी उड़ी। हद तो तब हो गई जब कुछ संगठनों ने इन कहानियों को सच साबित करने के लिए बाकायदा नकली तस्वीरें और मनगढ़ंत टाइमलाइन तक बना डाली। लेकिन अगर इतिहासकार की नजर से देखें तो इन मिथकों का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू था। नेताजी बोस के जीवित होने की कहानियों ने असल में हारी हुई आईएनए के सैनिकों को एक साथ जोड़े रखने का काम किया। उस समय ब्रिटिश सत्ता के वापस आने से जो लोग निराश थे, उनके लिए ये मिथक एक बड़े सहारे की तरह था। विस्थापित हुए नागरिकों और पस्त हो चुके सैनिकों के लिए ये एक उम्मीद की किरण थी जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। छठा और आखिरी हिस्सा, आधिकारिक जांच रिपोर्ट। जब अफवाहें हद से ज्यादा बढ़ने लगीं, तो सरकारों को मामले को शांत करने के लिए कदम उठाने ही पड़े। आइए देखते हैं कि इस ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने के लिए कौन-कौन सी जांच और आयोग बिठाए गए। अगर हम इन जांच रिपोर्टों के नतीजों पर गौर करें तो 1946 की फिगिस रिपोर्ट, 1956 की शाहनवाज समिति और 1970 के खोसला आयोग, इन तीनों ही जांचों ने विमान दुर्घटना के बचे हुए प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर उसी दुर्घटना में मृत्यु की पुष्टि की। हालांकि साल 2005 में आए मुखर्जी आयोग का निष्कर्ष सबसे अलग था। उनका कहना था कि मृत्यु दुर्घटना में नहीं हुई बल्कि बोस सोवियत संघ चले गए थे। लेकिन भारत सरकार ने सबूतों की कमी के कारण इस एकमात्र असहमति वाले निष्कर्ष को अंततः खारिज कर दिया था। इस मामले में सबसे हालिया और बड़ा मोड़ सितंबर 2016 में आया, जब 1956 की एक वर्गीकृत जापानी सरकारी रिपोर्ट को दुनिया के सामने सार्वजनिक किया गया। इस दस्तावेज ने बहुत ही साफ तौर पर टूटे हुए प्रोपेलर ब्लेड, विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और उसके बाद अस्पताल में बोस की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि की। इस खुलासे ने 1945 में घटी घटनाओं को और भी ज्यादा ठोस और अनुभवीजन्य सुदृढ़ता प्रदान की। हमारी आज की इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। अक्सर किंवदंतियां उन लोगों से कहीं ज्यादा समय तक जिंदा रहती हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं। क्या किसी नायक के जीवित होने का मिथक उसके अंत की दस्तावेजी सच्चाई से ज्यादा शक्तिशाली होता है? ये सवाल हमें इतिहास और इंसानी मनोविज्ञान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से एक बेहद जटिल विषय को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली होगी।